हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैप्टर से बनते हैं। लगभग सारे न्यूमेरिकल भी आप लोग को यहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो आज इसी को हम लोग पूरा ख़त्म करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग या फिर औसत दर क्या है। दूसरा आप लोग देखोगे कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या है। तो एक तो यहाँ पर जो हमसे पूछी जा रही है औसत दर, और दूसरी यहाँ पर बच्चों पूछी जा रही है तात्क्षणिक दर। तो दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर हम लाइन से दे देंगे। देखिए, पहला हम लिख लेंगे अभिक्रिया का औसत दर। तो अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है? किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर दो नए शब्द आए, एक आया अभिकारक और एक आया उत्पाद। तो क्या होता है अभिकारक और क्या होता है उत्पाद, इन दोनों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, रिएक्शन में हम लोग मान लीजिए इधर जो भी इधर लिखते हैं, ठीक है, फिर एक हम लोग एरो बनाते हैं और इस साइड में लिखते हैं। तो जो हम लोग इधर लिखते हैं वो होता है हमारा अभिकारक, और जो हमारा इधर बनता है या फिर जो एरो के इस तरफ लिखा रहता है राइट हैंड पर, वो होता है हमारा उत्पाद। ठीक है, तो इधर वाला अभिकारक और इधर वाला उत्पाद। तो हमारे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगी पूरा। और इसके बाद आप लोग ये फॉर्मूला लिख लेंगे इसका कि अभिक्रिया का औसत दर क्या होता है। डेल्टा सी मतलब चेंजिंग इन कंसंट्रेशन, अपॉन में लिखोगे डेल्टा टी मतलब कि समय अंतराल। तो ये जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसी में देखने वाले हैं कि भैया ये तात्क्षणिक दर क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम साइड में हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या फिर दर या फिर वेग, बात वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग तात्क्षणिक वेग या फिर तात्क्षणिक दर कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय, एक तय समय पर उसके अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन हो जाए, उसी को हम बोलेंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो इसका हम यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये जो डी लिखा हुआ है इसको आप लोग वैसे ही बना सकते हो, ऐसे भी हम लोग ऊपर पढ़ के आए इस तरह से ट्रायंगल टाइप का। ठीक है, तो उस दोनों का मतलब ही डेल्टा होता है। तो पहला क्या हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, जैसे कि ऊपर आप लोगों ने पढ़ा भी, वहाँ पर भी ये सेम फॉर्मूला था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है भैया। तो वेग स्थिरांक क्या होता है, साइड में हेडिंग डालेंगे हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अपनी डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता एकांक हो जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता एकांक हो जाए, मतलब एक यूनिटी हो जाए, एक यूनिट हो जाए। ठीक है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जो अभिकारक होगा हमारा वो एकांक हो जाएगी। ठीक है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा उस समय, उसी को हम लोग बोलेंगे वेग स्थिरांक। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के से। तो ये एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि वेग स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं या फिर किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप के पे सेलेक्ट करोगे। फिर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि वेग स्थिरांक तथा समय साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में क्या अंतर होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आंसर देखिए इसका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता एकांक हो जाए तो उस अभिक्रिया का वेग जो होगा वो वेग स्थिरांक कहलाएगा। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ के आए वेग स्थिरांक की डिफिनेशन। अब यहाँ पर जो नया पढ़ना है वो है साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक क्या होगा, तो लिखेंगे जबकि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। एक नया शब्द और आया यहाँ पर, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्या होता है, तो उत्क्रमणीय मतलब आप लोगों ने ऐसा सिंबल बनाते होगे कभी कभी रिएक्शन में, इस तरह से ऐसे सिंबल बहुत लोगों ने देखा भी होगा और बहुत लोगों ने इसको अगर पढ़ा है तो बनाया भी होगा। तो इसका मतलब ये होता है उत्क्रमणीय रिएक्शन, मतलब कि जो हम लोग बना इधर अभिकारक बना रहे हैं उससे हमें उत्पाद तो मिल ही रहा है, और हम चाहें तो हमें वापस उत्पाद से अभिकारक भी मिल सकता है। तो वहाँ पर होती है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसका सिंबल होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका यहाँ पर अब अंतर देखिए क्या संबंध है दोनों के बीच में। तो जो के इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी ये होता है मेरा वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक दोनों का फॉर्मूला जो आपको लिखोगे तो वो आप लोग ये वाला लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, के एफ फॉर हो जाएगा हमारा अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और ये हो जाएगा हमारा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। थोड़ी बोरिंग लग रही होगी वीडियो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो वैसे भी नहीं होने वाली है। तो थोड़ा आप लोग पढ़ लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में वहाँ पर आराम मिलेगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। जो वेग स्थिरांक होता है प्रथम अभिक्रिया के लिए, उसकी इकाई हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, पहले माना हमने n कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, k इक्वल टू मोल 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो अगर आप लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है, पूरा बवाल खाता, तो फिर क्या है कि क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिए। नया पढ़ने की ज़्यादा कोशिश ना करिए और ज़्यादा किसी चीज़ में डीपली घुसिए मत, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है, क्योंकि हमें और भी वीडियो आप लोग के लिए तैयार करना है। तो फिलहाल इसको हम लोग जो मेन चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो सीधे आप लोग क्या लिखोगे, k इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है केवल कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो वहाँ पर आप सीधे लिखोगे सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एक शब्द में आंसर खत्म करिएगा, सेकंड इनवर्स। ज़्यादा बड़ा मत खींचिएगा कि 2 नंबर का है तो कम से कम 4 लाइन तो लिखें, ये नहीं। सीधा फॉर्मूला पूछा जा रहा है, सीधा फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो ठीक है, देख लेते हैं जरा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। तो जो लोग इस बार पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि हम इससे पहले क्या आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और जो बच्चे नए आप लोग देख रहे होगा, तो आप लोग जाइए और चैनल पर जितनी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ी आप लोग जाकर उसको तुरंत देख लीजिए, जिससे कि आपकी अगर तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है तो वो अच्छी तरह से आप लोग की हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं, एक तरफ लिखेंगे कोटि, एक तरफ लिखेंगे आणविकता। तो देखिए, पहला हम लिखेंगे इस प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कोटि क्या होती है, इसको हम लोग प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कोटि नहीं पता चलेगी। आणविकता क्या है, इसे सीधे क्रियाविधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड, किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता शून्य, ऋणात्मक या फिर भिन्नात्मक नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है, कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया को ज्ञात किया जा सकता है। जो कोटि होती है हमारी, वो चाहे सरल अभिक्रिया हो चाहे जटिल अभिक्रिया हो, दोनों ही केस में हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आणविकता में क्या होता है, आणविकता में केवल सरल और प्रारंभिक अभिक्रियाओं में ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आणविकता। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो इजी रिएक्शंस होती हैं या फिर जो प्रारंभिक प्राइमरी में होती हैं उनको ही हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं आणविकता उनकी, वरना नहीं। उसका फिर देखेंगे यहाँ पर हम लोग, यह एक प्रायोगिक मान है, फिर है यह एक सैद्धांतिक मान है। पांचवा यहाँ पर, कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं की सांद्रता में संबंध बताता है, जबकि आणविकता जो होती है वो किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बन रहा है क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित 4 लक्षण लिखिए। तो आप लिखना शुरू करोगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जिनका जो होता है वेग या जो वेग होता है वो अभिकारक की केवल प्रथम सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका नाम भी है, देखिए, प्रथम कोटि, एक घात। तो उसी को यहाँ पर हम बोलेंगे प्रथम कोटि, जिसका आप लोग यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अभिकारक लिखा गया है इंग्लिश में और इसको प्रोडक्ट मतलब उत्पाद लिखा गया है। ये यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, R इक्वल टू के आर इनवर्स। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर देखिए घात कितनी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर घात कितनी बनी हुई है, 1, इसीलिए यहाँ पर इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल रहे हैं। उदाहरण आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा इसका। ठीक है, अगर उदाहरण याद रहे ठीक है, नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं, हमसे केवल पूछा गया लक्षण पूछे गए तो हम केवल लक्षण इसके लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो लिख दीजिएगा, k इक्वल टू 2.303/T log 10A/A-x। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ये लगभग सभी को फॉर्मूला याद होगा। अब इसके मेन चीज़ हम लोग देख लेते हैं, लक्षण क्या होते हैं। लक्षण, पहला लक्षण देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता, या केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है। ठीक है, जो हमारा प्रथम कोटि का जो वेग स्थिरांक होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, समय पर। सेकंड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना करने पर अभिकारक का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। जितने गुना हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आप अभिकारक की सांद्रता 10 गुना बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी 10 गुना बढ़ेगा। फिर देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऐसा समझ लिए। फोर्थ, यहाँ पर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है।